हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में देखेंगे हम क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 18 तंत्र के नियंत्रण एवं समन्वय। सबसे पहले देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। तंत्र के नियंत्रण का मतलब कंट्रोल, यानी तंत्र के नियंत्रण किसके द्वारा होता है। सीधी सी बात है, तंत्रिका तंत्र के द्वारा होगा। अब तंत्रिका तंत्र के अंदर भी देखें तो किसके द्वारा होगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, क्योंकि उसके तो दो भाग होते हैं ना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा तंत्र के नियंत्रण होता है और उसके अंदर भी दो पार्ट आते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो यहाँ पे होगा तंत्र के नियंत्रण होगा ब्रेन के द्वारा, यानी मस्तिष्क के द्वारा। उसके बाद में आता है तंत्र की नियंत्रण एवं समन्वय। समन्वय का मतलब है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन। समन्वय का मतलब हम सीधा सा देखें कि मतलब दो अंग है या फिर मतलब दो से ज़्यादा अंग है, वो साथ में मिलके काम कर रहे हैं तो उसकी जो क्रियाशीलता है या फिर मतलब कार्य करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है और वो जल्दी हो जाता है। तो हम ऐसे भी देखते हैं, अगर दो आदमी काम कर रहे हैं तो दो से ज़्यादा वो साथ मिलके करेंगे तो वो काम जल्दी हो जाएगा। तो इसे कहा गया है समन्वय, यानी कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे इसमें जो तंत्रिका तंत्र है, साथ में जो अंतःस्रावी तंत्र है, अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम है, वो दोनों मिलके यहाँ पे कोऑर्डिनेशन या फिर समन्वय का काम करते हैं। समन्वय का सीधा मतलब देखें तो यह है कि वह क्रिया जिसके द्वारा शरीर के विभिन्न अंग साथ मिलके कोई काम करते हैं या फिर साथ मिलके आपस में मिलकर कोई कार्य करते हैं। तो हो गया, तंत्र की नियंत्रण होता है ब्रेन के द्वारा। समन्वय यहाँ पे देखें तो तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम और उसके साथ में आएगा एंडोक्राइन सिस्टम। दो सिस्टम मिलके यहाँ पे काम कर रहे हैं, दोनों के अंग मिलके काम कर रहे हैं, तो ये हो गया समन्वय या फिर कोऑर्डिनेशन। अब चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इजी सा चैप्टर है। यहाँ पे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो वेटेज है चैप्टर का। यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से ज़्यादा भी आ सकते हैं, बट आज तक आया नहीं है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन तक मान सकते हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से इस चैप्टर से आने के चांसेस है। तो सबसे पहले आता है इसमें समन्वय की डेफिनेशन। समन्वय एक ऐसी क्रियाविधि है जिसके द्वारा दो या अधिक अंगों में क्रियाशीलता बढ़ती है तथा एक दूसरे अंगों के कार्यों में मदद मिलती है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखें तो हम जब शारीरिक व्यायाम एक्सरसाइज करते हैं तो पेशियों के संचालन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। हमारी पेशियां काम कर रही है तो उनको मतलब काम करवाने के लिए, संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता में भी वृद्धि हो जाती है, ऑक्सीजन की भी आवश्यकता जरूरी पड़ती है। ऑक्सीजन की अधिक आपूर्ति के लिए अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिले, इसके लिए क्या होता है, श्वसन दर, हृदय स्पंदन, हार्ट रेट और वृक्क जो वाहिनियों है उनमें रक्त प्रवाह की दर बढ़ना स्वाभाविक है। यानी ये मतलब जो भी रक्त प्रवाह की वहाँ पे दर बढ़ जाती है, श्वसन दर बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, ये सब क्रियाएं होती है ताकि वो अधिक से अधिक ऑक्सीजन दे सके। जब शारीरिक व्यायाम बंद हो जाता है, अगर हम एक्सरसाइज करना बंद कर देते तो ये सब क्रियाएं हमारी नॉर्मल हो जाती है और इन सभी अंगों के बीच में समन्वय स्थापित हो जाता है, यानी वे अपन एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर लेती है। फिर यहाँ पे आता है कि हमारे शरीर के अंदर तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र सम्मिलित रूप से अन्य अंगों की क्रियाओं में समन्वय करते हैं तथा उन्हें एकीकृत यानी साथ में करते हैं, जिससे सभी क्रियाएं एक साथ संचालित होती है या फिर एक साथ में होती है। देन यहाँ पे आता है कि तंत्र के तंत्र ऐसे व्यवस्थित जाल तंत्र गठित करता है। तंत्रिका तंत्र एक ऐसा व्यवस्थित जाल तंत्र है जो कि त्वरित समन्वय यानी जल्दी फास्ट समन्वय कोऑर्डिनेशन हेतु बिंदु दर बिंदु जुड़ा रहता है। इसमें क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। फिर यहाँ पे अंतःस्रावी तंत्र के अंदर क्या होता है, हार्मोन के द्वारा रासायनिक समन्वय बनाया जाता है। इस अध्याय में ये चीज़ें हम पढ़ेंगे कि मनुष्य का तंत्र की समन्वय की क्रियाविधि कैसे, वो सब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या चीज़ होती है, एक होती है तंत्रिका कोशिका। तो सभी प्राणियों का तंत्रिका तंत्र अति विशिष्ट, एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बनता है जिन्हें कहा जाता है तंत्रिका कोशिका। ये तंत्रिका कोशिका होती है सबसे लंबी कोशिका या फिर सबसे बड़ी कोशिका। ये विभिन्न उद्दीपनों यानी आवेगों को, उद्दीपनों को, मैसेज को पहचान कर ग्रहण करती है तथा इनका संचरण करती है, आगे उनको भेजती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी प्राणियों का तंत्रिका तंत्र एक होता है पोरीफेरा, जिसके अंदर तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है।
अब हम देखते हैं कि किस टाइप से तंत्रिका तंत्र होते हैं। तो सबसे पहले आता है संघ सिलेंट्रेटा। इसमें उतना डीप में नहीं दिया है, लेकिन जो प्राणी जगत वाला चैप्टर है उसमें ये सब चीज़ें दी गई है, तो यहाँ पे भी मैंने अलग से लिख लिया है। यहाँ पे हाइड्रा यहाँ पे दिया गया, जिसमें सबसे सरल तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। उसमें तंत्रिका कोशिकाओं का जाल पाया जाता है और ये अध्रुवीय न्यूरॉन इसमें पाए जाते हैं। फिर आता है संघ आर्थ्रोपोडा, यानी संघ सिलेंट्रेटा से पहले पोरिफेरा आता है, जिसके अंदर कोई भी नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता। सबसे पहले संघ सिलेंट्रेटा के अंदर ही पाया जाता है। फिर आर्थ्रोपोडा में देखें तो कीट या कॉकरोच वाला हमने पढ़ा था। उसमें क्या था कि जो जटिल तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र बहुत ज़्यादा जाल के रूप में बहुत बड़ा उस टाइप से पाया जाता है। इसमें मस्तिष्क और गुच्छिकाएँ पाई जाती है, साथ में तंत्रिकाएँ भी इसमें पाई जाती है। फिर यहाँ पे आता है मानव का तंत्रिका तंत्र। तो मानव का जो तंत्रिका तंत्र है सबसे जटिल है और सबसे सुविकसित तंत्रिका तंत्र है, यानी सबसे ज़्यादा डेवलप जो तंत्रिका तंत्र है वो मनुष्य का है। अब सेम चीज़ ही ये थ्योरी में है कि निम्न एकशरूपी प्राणियों में तंत्रिकीय संगठन बहुत ही सरल प्रकार का होता है। इसमें यहाँ पे हाइड्रा की बात की है, इसमें तंत्रिकीय जाल के रूप में होता है। कीट के अंदर देखें तो अधिक व्यवस्थित होता है, यानी फैला हुआ ज़्यादा होता है। मस्तिष्क अनेक गुच्छिकाओं और तंत्रिकीय ऊतकों से बना होता है, किसमें? कीट के अंदर, यानी कॉकरोच में मान सकते हैं हम। फिर आता है एकशरूपी, यानी हम के अंदर, संघ कोर्डेटा के अंदर अधिक व्यवस्थित तंत्रिका या फिर अधिक विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। इसके बाद में देखते हैं मानव का तंत्रिकीय तंत्र। तो 2 भागों में बंटा होता है। इसकी थ्योरी पढ़ने के लिए हमें इतना चाहिए बस। तो सबसे पहले ये 2 भागों में बंटा होता है मानव का तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सीएनएस और पीएनएस। तो सीएनएस के अंदर देखें तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं। फिर परिधीय तंत्रिका तंत्र है, इसके अंदर 3 प्रकार के और होते हैं। सबसे पहले कायिक तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और अंतरंग तंत्रिका तंत्र। वैसे हम इसको नहीं पढ़ते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में ये दिया गया है। फिर कायिक के अंदर इसको सोमेटिक बोला जाता है, इसको ऑटोनोमिक बोला जाता है और इसको अंतरंग यानी विसरल बोला जाता है। कायिक तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, सीएनएस से जो ऐच्छिक है उन तक यहाँ पे आवेग संचारित किया जाता है, फिर वापस उनको सीएनएस में ले जाया जाता है। इसके अंदर क्या होगा, ऐच्छिक के अंदर लेके जाया जाता है कंकाली पेशी के द्वारा, लेकिन इसमें स्वायत्त के अंदर सीएनएस से अनैच्छिक पेशी में ले जाया जाता है और अनैच्छिक से वापस सीएनएस के अंदर आवेग जो भी उद्दीपन है वो जाता है। अंतरंग तंत्रिका तंत्र के अंदर क्या होता है, तंत्रिकाएं और गुच्छिकाएं आती है, यानी नर्व्स और गैंग्लियंस। फिर यहाँ पे जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है अगेन सब डिवाइडेड है, अनुकंपी और पेरानुकंपी, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है ये इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हमें भी पता होना चाहिए कि जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है वो आपातकालीन इमरजेंसी कंडीशन के अंदर काम करता है, और जो पैरानुकंपी हम नॉर्मल बैठे हैं तब हमारा नॉर्मल सामान्य जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो काम करता है। जैसे कि यहाँ पे डर वगैरह लगता है, गुस्सा वगैरह आता है, तब अनुकंपी काम में करता है। अब यहाँ पे इसके अंदर से भी एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे क्या थी कि पहली तो बात है कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं, उनमें क्या होता है, सूचनाओं का संसाधन और उनका नियंत्रण होता है। मस्तिष्क एवं परिधीय तंत्रिका तंत्र है वो सभी तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है, जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में 2 प्रकार की तंत्रिकाएं आती है, जैसे संवेदी या अभिवाही या फिर चालक या प्रेरक। संवेदी है वो क्या करेगी, या फिर अभिवाही है वो करेगी उद्दीपनों को उत्तक अंगों से केंद्रीय यानी तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाएगी। चालक वो क्या करेगी, वो करेगी उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित परिधीय उत्तक या फिर अंग तक पहुंचाएगी। तो एक इसका उल्टा है, विपरीत। फिर यहाँ पे आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र 2 भाग में, कायिक और स्वायत्त भी पढ़ा था जैसे कि। फिर यहाँ पे आता है कि कायिक तंत्रिका तंत्र है उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से शरीर के ऐच्छिक अंगों और चिकनी पेशियों में पहुंचाता है। यहाँ पे करेक्शन कर लेना, अनैच्छिक नहीं है, ऐच्छिक होगा। फिर है कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को पुनः 2 भागों में, अनुकंपी और परानुकंपी। फिर यहाँ पे अंतरंग वाले में बताया गया है कि ये तंत्रिका तंत्र का एक भाग है। इसके अंतर्गत वे सभी तंत्रिकाएं, तंत्रिका तंतु, गुच्छिकाएं और जालिकाएं आती है। इनके द्वारा क्या काम होता है, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से आवेग अंतरंगों तक और अंतरंगों से केंद्रिका तंत्र तक ये संचारित करते हैं, किसको, आवेग को। फिर यहाँ पे आता है तंत्रिका कोशिका, जो कि न्यूरॉन की संरचनात्मक, जो कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। न्यूरॉन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो न्यूरॉन क्या होता है, एक सूक्ष्मदर्शी यानी बहुत छोटी संरचना है जिसको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख सकते हैं।
तीन भाग होते हैं इसके अंदर, कोशिकीय काय, ध्रुमाक्षय और तंत्रिकाक्ष। तो कोशिका काय के अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है, उसमें वो प्रारूप कोशिकांग पाए जाते हैं, विशेष दानेदार अंगक पाए जाते हैं, साथ में उसमें निषेल कण पाए जाते हैं, निषेल ग्रेन्यूल उनको बोला जाता है। ये निषेल किससे बने होते हैं, RER प्लस राइबोसोम से मिलकर ये बने होते हैं, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने होते हैं। छोटे तंतु जो कोशिका काय से प्रवर्धित होकर लगातार विभाजित होते रहते हैं, जिनमें निषेल ग्रेन्यूल भी पाए जाते हैं, ध्रुमाक्षय कहलाते हैं। अब कोशिका काय से कुछ प्रवर्ध निकले जाते हैं, उन्हें कोशिका काय से जो निकलते हैं प्रवर्ध, उन्हें ध्रुमाक्षय कहते हैं। ये है यहाँ पे तंत्रिका कोशिका की संरचना। सबसे पहले इसमें आता है, बीच में अंदर आता है केंद्रक, फिर यहाँ पे ये कोशिका काय यानी सेल बॉडी है। इसके अंदर जो यहाँ पे कोशिका काय और ध्रुमाक्षय के अंदर जो कण है, इन्हें निषेल ग्रेन्यूल या फिर निषेल कण बोला जाता है, जो कि RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स और साथ में राइबोसोम से मिलकर ये बने होते हैं। अब यहाँ पे जो कोशिका काय से प्रवर्ध निकले हैं, ध्रुमाक्षय या फिर डेंड्राइट इनको बोला जाता है। फिर आगे जो यहाँ पे जो कोशिका काय है, इधर लंबी फैली रहती है, इसमें क्या होता है, इधर जो यहाँ पे ये शीत पाई जाती है, इसे बोला जाता है माइलिन आवरण या फिर माइलिन शीत। इसके अंदर कोशिकाएं पाई जा रही है, देख लो ये गैप में ऐसे अंतराल में, इन्हें कहा जाता है श्वान कोशिका। फिर यहाँ पे माइलिन आवरण ये हो गया, बीच में जो यहाँ पे लंबा सिरा है, इसे बोला जाता है तंत्रिकाक्ष। इसी के द्वारा आवेग का संचरण होता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जहाँ पे क्या है कि माइलिन शीत नहीं है, वहाँ पे जगह बची हुई है थोड़ी बहुत, इसे बोला जाता है रेनवियर के नोड। अब यहाँ पे लास्ट में इसमें आता है तंत्रिकाक्ष सिरा, जहाँ पे सिनेप्टिक पुट्टिकाएं पाई जाती है। अब यहीं से आगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन स्टार्ट होता है। तो ध्रुमाक्षय हो गया, ये जो तंतु है वो उद्दीपनों को कोशिका काय की ओर भेजते हैं। जो ध्रुमाक्षय है वो कोशिका काय के अंदर भेजे थे, जैसे कि अभी डायग्राम में देखा था। एक तंत्रिका कोशिका में एक तंत्रिकाक्ष निकलता है, इसका दूरस्थ भाग है वो शाखित, और प्रत्येक शाखित भाग का अंतिम छोर लड़ीनुमा संरचना सिनेप्टिक नोब और सिनेप्टिक पुट्टिकाएं जो भी डायग्राम में देखी थी वो बनाता है। इसमें क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं। तंत्रिकाक्ष है वो तंत्रिकीय आवेगों की कोशिका काय से दूर सिनेप्स पर अथवा तंत्रिकी पेशी संधि पर ये पहुंचाते हैं। कौन, तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष और ध्रुमाक्षय की संख्या के आधार पर न्यूरॉन के 3 टाइप है। पहला वह बहुध्रुवीय, यानी एक तंत्रिकाक्ष और 2 या अधिक ध्रुमाक्षय युक्त होता है। ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पहले नीट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये किस में पाए जाते हैं, बहुध्रुवीय, जो कि प्रमस्तिष्क वलकूट के अंदर पाए जाते हैं। दूसरा है यहाँ पे द्विध्रुवीय, एक तंत्रिकाक्ष और एक ध्रुमाक्षय होता है, यानी 2 हो गए, जो कि दृष्टि पटल यानी रेटिना के अंदर पाए जाते हैं। फिर है यहाँ पे तंत्रिकाक्ष देखें तो 2 प्रकार के होते हैं, आच्छादित और अनाच्छादित। आच्छादित का मतलब माइलिन शीट प्रेजेंट होती है और अनाच्छादित का मतलब माइलिन शीट अब्सेंट। आच्छादित तंत्रिका तंतु श्वान कोशिका से ढके होते हैं, जो कि तंत्रिकाक्ष के चारों ओर माइलिन आवरण बनाती है। साथ में इसमें श्वान कोशिकाएं भी पाई जाती है। ये डेफिनेट है कि श्वान कोशिकाएं दोनों के अंदर पाई जाएगी, बट डिफरेंस ये है कि एक में जो माइलिन आच्छादित है वो उसमें माइलिन आच्छादित होगा, और दूसरे में या जो माइलिन शीट है वो अब्सेंट होगी। फिर है कि माइलिन आवरणों के बीच अंतराल पाए जाते हैं, जिन्हें रेनवेयर के नोड कहते हैं। आच्छादित तंत्रिका तंतु मेरु व कपाल तंत्रिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल भी याद रखने, कहाँ पे ये पाए जाते हैं। आच्छादित तंत्रिका तंतु भी श्वान कोशिका से घिरे रहते हैं, दोनों के अंदर श्वान कोशिकाएं पाई जाती है, लेकिन वे एक जोन के चारों ओर माइलिन आवरण नहीं बनाते हैं। यहाँ पे एक जोन के चारों ओर माइलिन आवरण नहीं होता। सामान्यतः ये स्वायत्त और कायिक तंत्रिका तंत्र के अंदर पाए जाते हैं। वो कहाँ पे थे, मेरु और कपाल तंत्रिकाओं में प्रेजेंट थे। कौन, आच्छादित, और जो अनाच्छादित है वो यहाँ पे है आच्छादित हीन बोल सकते हो जिसको, ये स्वायत्त और कायिक तंत्रिका तंत्र में प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति होती है और कैसे उनका संचरण होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि जो तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरॉन है वो उद्दीपनशील कोशिकाएं यानी एक्साइटेटरी सेल्स हैं, क्योंकि उनकी झिल्ली है वो ध्रुवीय अवस्था के अंदर रहती है, यानी उस पर चार्ज रहता है। यहाँ पे है कि विभिन्न प्रकार के जो आयन पथ यानी चैनल पाए जाते हैं। लीकी चैनल वो तंत्रिका झिल्ली की जो तंत्रिका झिल्ली होती है उसके ऊपर पाए जाते हैं। ये आयन विभिन्न आयनों के लिए चयनात्मक पारगम्य है, यानी इसमें चयनात्मक है, सेलेक्टिव चीज़ों को ही वो उधर से बाहर या फिर अंदर से बाहर ऐसे होने देगा। जब कोई न्यूरॉन है आवेगों का संचरण नहीं होता, मतलब सीधा बोले कि विराम अवस्था के अंदर इंपॉर्टेंट लाइन है, तंत्रिका झिल्ली सोडियम आयंस की तुलना के अंदर पोटेशियम आयंस और क्लोराइड आयन के लिए अधिक पारगम्य होती है। विराम अवस्था के अंदर पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन के लिए वो ज़्यादा पारगम्य होगी, सोडियम आयन के लिए कम होगी। फिर यहाँ पे है कि
इस प्रकार से झिल्ली तंत्रिकाक्ष द्रव्य में उपस्थित ऋण आवेशित प्रोटीकल यानी प्रोटीन्स के लिए भी अपारगम्य होती है। अब जो झिल्ली है उसमें तंत्रिकाक्ष द्रव्य है, उसके अंदर जो ऋणावेशित प्रोटीन्स है उनके लिए भी वो अपारगम्य रहेगी, साथ में सोडियम के लिए भी अपारगम्य रहेगी, लेकिन पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन के लिए वो रहेगी पारगम्य। फिर यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे जो तंत्रिकाक्ष है उसके तंत्रिका द्रव्य में के पॉजिटिव और ऋणात्मक आवेशित प्रोटीन है, उनकी जो उच्च सांद्रता है और सोडियम की निम्न सांद्रता है उस कारण होती है, इसकी कारण वहाँ पे सांद्रता प्रवणता बनती है। और फिर यहाँ पे क्या होता है, झिल्ली पर पाई जाने वाली इस आयनिक प्रवणता को यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा नियमित करते हैं। इस पंप द्वारा क्या होता है कि या तो एक सोडियम है, 3 सोडियम है, वो बाहर की ओर और उसके बदले में 2 पोटेशियम कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं। इसके कारण क्या होगा कि जो तंत्रिकाक्ष झिल्ली है उसकी जो बाहरी सतह है वो तो पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि सोडियम आयन वो बाहर निकल रहे हैं, ज़्यादा निकल रहे हैं, इसलिए बाहरी सतह पॉजिटिव, जबकि आंतरिक सतह ऋणावेशित हो जाएगी। और ये क्या होता है, इससे वो ध्रुवित हो जाती है। विराम अवस्था में प्लाज्मा झिल्ली पर इस टाइम पे यहाँ पे एक विभवांतर बनता है जिसे कहा जाता है विराम कला विभव, और ये कितना होता है, -70 मिली वोल्ट होता है। याद नहीं रखना है, वैसे रख सकते हो तो रख लो। फिर यहाँ पे है कि जब किसी एक स्थान पर ध्रुवित झिल्ली पर आवेग होता है, मान लो अब कोई एक स्थान है जहाँ पे क्या हो रहा है, ध्रुवित हो रही है झिल्ली, तब ए स्थल की ओर स्थित झिल्ली सोडियम के लिए मुक्त पारगम्य हो जाती है। इसके कारण क्या होगा, सोडियम तीव्र गति से अंदर की ओर जाएगा और एक सतह पर विपरीत ध्रुव एक तो वहाँ पे होगी ध्रुवित और दूसरी ओर विपरीत ध्रुवता हो जाती है, यानी झिल्ली की बाहरी सतह ऋणात्मक आवेशित हो जाएगी, आंतरिक धनात्मक। इस प्रकार से वहाँ पे विपरीत ध्रुवता आ जाती है। अब यहाँ पे है कि ए स्थल पर झिल्ली की विपरीत ध्रुवता के कारण यहाँ पे विध्रुवण हो जाता है और ए झिल्ली की सतह पर विद्युत विभवांतर होता है जिसे कहा जाता है क्रियात्मक विभव यानी एक्शन पोटेंशियल। और इसके द्वारा क्या होता है, तंत्रिकीय आवेग इसे कहते हैं, यानी नर्व इम्पल्स। जैसे यहाँ पे ए वाला है, यहाँ पे अंदर पॉजिटिव है, बाहर नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे इसे विध्रुवण अवस्था कहेंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा कि विध्रुवण अवस्था यहाँ पे पुनः ध्रुवण की ओर आएगी, वापस विध्रुवण, पहले विध्रुवण देन वापस पुनः ध्रुवण। यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी पुनः ध्रुवण अवस्था के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि तंत्रिकाक्ष के कुछ आगे यानी कि स्थान बी के ऊपर यहाँ पे क्या है कि झिल्ली की बाहरी सतह पर धनात्मक है और आंतरिक सतह पर ऋणात्मक आवेश है। परिणाम स्वरूप ए स्थल से बी स्थल की ओर झिल्ली की आंतरिक सतह पर आवेग विभव का संचरण होता है। यानी कैसे कि ए स्थल से बी स्थल की ओर, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ से उधर की ओर आवेग विभव का यहाँ पे संचरण होता है। अतः स्थान ए पर आवेग क्रिया विभव उत्पन्न होता है, यानी जो ए स्थान था वहाँ पे वापस जो पहले वाला स्थान था वहाँ पे क्रिया विभव उत्पन्न होता है। तंत्रिकाक्ष की लंबाई के समांतर क्रम का पुनरावर्तन होता है, यहाँ पे समांतर चल रहे हैं ये चीज़ें, और आवेग का यहाँ पे संचरण होता है। उद्दीपन के द्वारा जो प्रेरित सोडियम है उसके लिए यहाँ पे बड़ी पारगम्यता क्षणिक होती है। याद यहाँ पे ये रखना है कि यहाँ पे जो उद्दीपन हुआ था सोडियम के लिए जो पारगम्यता बड़ी थी वो बहुत ज़्यादा क्षणिक यानी बहुत कम देर के लिए होती है। उसके तुरंत यहाँ पे पोटेशियम की प्रति पारगम्यता यानी वापस पोटेशियम के लिए प्रति पारगम्यता यानी अपारगम्यता बढ़ जाती है। कुछ क्षणों के भीतर पोटेशियम झिल्ली के बाहरी ओर पराश्रित होता है, यानी बाहरी ओर हो जाता है और उद्दीपन के स्थान पर वहाँ पे विरम विभव का पुनः संग्रहण करता है और यहाँ पे तंतु आगे की ओर उद्दीपनों के लिए एक बार फिर उत्तरदायी होता है। यहाँ पे मतलब आगे से आगे इस प्रकार से संचरण होता रहता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि आवेगों का संचरण, किस प्रकार से आवेगों का संचरण होता है। अभी हमने देखा था किस प्रकार से आवेग बनते हैं, तो आवेगों का संचरण कैसे होगा। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण होता है, सिनेप्सिस के द्वारा होता है। और एक सिनेप्सिस का निर्माण कैसे होता है, जो पहले वाला सिनेप्टिक न्यूरॉन था और साथ में जो आगे वाला सिनेप्टिक न्यूरॉन है उसकी झिल्ली के द्वारा होता है। उनमें बीच में सिनेप्टिक दरार पाई जाती है और ये दरार हो भी सकती है और या नहीं भी हो सकती है। सिनेप्सिक दरार 2 प्रकार के होते हैं, विद्युत सिनेप्स और रासायनिक सिनेप्स। हमारे तंत्रिका तंत्र में रासायनिक सिनेप्स है विद्युतीय सिनेप्स है वो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, ये रासायनिक सिनेप्स ही पाए जाते हैं। विद्युतीय सिनेप्स पर क्या होता है, पूर्व और पश्चिम सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्लियां एक दूसरे के समीप होती है। जो दोनों झिल्लियां हैं इस प्रकार से ये वाला न्यूरॉन और ये वाला न्यूरॉन का जो सिरा है यहाँ पे क्या होगा, इनमें जो झिल्लियां हैं बहुत पास में होता है, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे सीधा संचरण हो जाता है। विद्युतीय
से आवेग का संचरण एक तंत्रिका से आवेग के संचरण के समान ही होता है। जिस प्रकार से तंत्रिका से आवेग का संचरण होता है उसी समान यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि झिल्लियाँ यहाँ पे दोनों बहुत पास पास है। विद्युतीय जो सिनेप्सिस है उससे आवेग का संचरण रासायनिक सिनेप्स के संचरण की तुलना में अधिक तीव्र है। झिल्ली बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा यहाँ पे पास है, तो यहाँ पे जो संचरण है बहुत ज़्यादा तीव्र गति से होता है, और ये हमारी तंत्रिका तंत्र में विद्युतीय सिनेप्सिस है वो बहुत कम मात्रा में होता है। तो जो रासायनिक सिनेप्स है ये होता है हमारे तंत्रिका तंत्र में। तो किस प्रकार से होता है वो हम चलिए देखते हैं कि पूर्व और पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन में झिल्लियाँ हैं वो द्रव से भरी होती है। दोनों के बीच में क्या होता है, द्रव से यहाँ पे भरा रहता है, अवकाश द्वारा पृथक हो जाती है, इसे कहा जाता है सिनेप्टिक दरार। दोनों के बीच में पहले वाले में भी सिनेप्टिक दरार थी, इसमें भी है। फिर इसमें क्या होता है कि जो सिनेप्सिस द्वारा आवेगों के संचरण में न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे क्या बन जाता है, बीच में न्यूरोट्रांसमीटर बन जाता है, यानी जो तंत्रिका संचारी कहलाते हैं ये वाले रसायन इसमें सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसको रासायनिक सिनेप्स कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि जो तंत्रिकाक्ष है उसके छोर पर स्थित आश्रय पुट्टिकाएं या फिर यहाँ पे पाई जाती है सिनेप्टिक पुट्टिकाएं पाई जाती है, उनके अंदर तंत्रिका संचारी अणु पाए जाते हैं। जब तक आवेग है वो तंत्रिकाक्ष के छोर तक पहुंचता है, ये सिनेप्टिक पुट्टिका की गति को झिल्ली की ओर उत्तेजित करता है। यहाँ पे जो सिनेप्टिक पुट्टिकाएं हैं इनको ये झिल्ली की ओर आगे से आगे गति करवाएगा, उत्तेजित करता है, जहाँ वे प्लाज्मा झिल्ली के साथ जुड़कर तंत्रिका संचारी अणुओं को सिनेप्टिक दरार में मुक्त करते हैं। अब ये यहाँ पे प्लाज्मा झिल्ली से जुड़ेंगे और यहाँ पे यहाँ पे जो अणु थे उनको यहाँ पे ये जो सिनेप्टिक दरार है इसके अंदर मुक्त कर देंगे। इसके बाद में क्या होगा कि जो मुक्त किए गए तंत्रिका संचारी अणु है वो पश्च सिनेप्टिक झिल्ली पर स्थित विशिष्ट ग्राहियों द्वारा जुड़ जाते हैं। ये अग्र सिनेप्टिक झिल्ली है और ये पश्च सिनेप्टिक झिल्ली है, तो ये अणु मुक्त हुए, इस पे कुछ ग्राही पाए जाते हैं। पश्च सिनेप्टिक झिल्ली है, इसके ऊपर ग्राही पाए जाते हैं, उनसे आकर ये अणु जुड़ जाते हैं। ये विशेष जो अणु होते हैं या फिर विशेष जो ग्राही होते हैं जिसको जिस चीज़ के लिए काम करना है उसी पे जाके वो जुड़ेंगे। इस जुड़ाव के फलस्वरूप आयन चैनल खुल जाते हैं। जैसे ही ये जुड़े यहाँ पे आयन चैनल खुल जाते हैं, जिस चीज़ के लिए वो मतलब उद्दीपन आया था उसी चीज़ का वो आयन खुलेगा। यहाँ पे मोस्टली कैल्शियम चैनल आयन खुलते हैं, तो वो मतलब जैसे हमारी पेशियों, कंकाली पेशियों, उनके लिए यहाँ पे काम करते हैं। अलग अलग यहाँ पे बहुत सारे आयन चैनल पाए जाते हैं। तो उनमें आयनों के आगमन से पश्च सिनेप्टिक झिल्ली पर नया विद्युत उत्पन्न हो जाता है। अब यहाँ पे आयन आएंगे तो वापस नया विद्युत विभव उत्पन्न होएगा। उत्पन्न हुआ नया विभव उत्तेजक या फिर अवरोधक हो सकता है। किस प्रकार से मतलब वो उद्दीपन आया है, किस प्रकार से उसको काम करवाना है, वो या भी हो सकता है कि किसी चीज़ को उत्तेजित कर रहा है या फिर किसी चीज़ को अवरोधक या फिर इनहिबिट भी कर रहा है। तो ये हो गए हमारे जो तंत्रिकाक्ष सिरा न्यूरोट्रांसमीटर की संरचना। ये यहाँ पे तंत्रिकाक्ष है, यहाँ पे ये तंत्रिकाक्ष सिरा, ये सिनेप्टिक आशय या फिर सिनेप्टिक पुट्टिकाएं पाई जाती हैं। इनके अंदर ये जो अणु पाए जाते हैं, ये पूर्व सिनेप्टिक झिल्ली है, ये पश्च सिनेप्टिक झिल्ली है, बीच में सिनेप्टिक दरार है। इसके अंदर जो तंत्रिका संचारी पाए जाते हैं। फिर यहाँ पे चैप्टर के अंदर छोटा सा चैप्टर बचा है अब हमारा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी मानव मस्तिष्क। इसके अंदर हम पढ़ेंगे। मेरुरज्जु और बाकी चीज़ें इसमें कोर्स में नहीं है, हमारे यहाँ पे सिर्फ दिया है मानव मस्तिष्क। तो मस्तिष्क है वो हमारे शरीर की केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या करता है, ये आदेश और नियंत्रण तंत्र की तरह काम करता है। किस प्रकार से आदेश देते हैं हम और किस प्रकार से वो उसको नियंत्रण कर सकता है, इस प्रकार से ये काम करता है। कुछ इसके काम हो सकते हैं कि जैसे ऐच्छिक गमन, शरीर के संतुलन, प्रमुख अनैच्छिक अंगों के कार्य जैसे कि फेफड़े, हृदय, वृक्क, यानी पूरी बॉडी को सिर्फ यही कंट्रोल करता है। तो ये इसके कुछ कार्य है जो आके आप देख लेना। फिर यहाँ आता है कि जो मानव मस्तिष्क है उसके ऊपर खोपड़ी पाई जाती है, यानी खोपड़ी के द्वारा वो अच्छी तरह से सुरक्षित रहता है। फिर है कि खोपड़ी के भीतर का क्या पाया जाता है, कपाली मेनिंजेज, कुछ ऐसे एक आवरण पाया जाता है। मेनिंजेज एक परत पाई जाती है, इसे कपाली मेनिंजेज कहा जाता है। इसकी 3 परत होती है। बाहरी परत होती है ड्यूरामेटर, फिर होती है अरेक्नोइड और लास्ट वाली होती है पायामेटर, जो कि सबसे भीतरी परत है। बाहरी परत ड्यूरामेटर है वो बहुत पतली होती है। जो मध्य परत है अरेक्नोइड वो ज़्यादा बहुत पतली होती है। आंतरिक है वो पायामेटर होती है, जो कि मस्तिष्क ऊतकों के संपर्क में रहती है। डायरेक्ट मस्तिष्क के जो ऊतक है उनके संपर्क में रहेगी। फिर यहाँ पे मस्तिष्क के 3 भाग पाए जाते हैं, अग्र, मध्य और पश्च मस्तिष्क। तो मस्तिष्क के अंदर 3 पार्ट हैं हमारे, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। यहाँ पे गलत है, मध्य मस्तिष्क। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क के अंदर 3 भाग और आते हैं, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। फिर इसके अंदर
फिर मध्य मस्तिष्क के अंदर आता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये अभी हम देखेंगे क्या होता है। फिर यहाँ पे आता है पश्च मस्तिष्क, इसके अंदर 3 पार्ट और आते हैं, पोन्स, अनुमस्तिष्क यानी सेरेबेलम, मध्यांश यानी मेडुला ओब्लांगेटा। यहाँ पे है सेरेबेलम और यहाँ पे है सेरेब्रम, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। तो अग्र मस्तिष्क के अंदर सबसे पहले आता है प्रमस्तिष्क यानी सेरेबेलम, जिसे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। इसके अंदर 2 पार्ट इस प्रकार से पाए जाते हैं जिनको बोला जाता है हेमिस्फेयर। इनको 2 भागों में कौन डिवाइड करता है? जो लंबवत विदर यानी लॉन्गिट्यूडिनल फिशर है वो इनको 2 भागों में डिवाइड करता है। इन्हें प्रमस्तिष्क, अर्धगोलार्ध या फिर सेरेबुलर हेमिस्फेयर बोला जाता है। ये इनको वापस बीच में से एक चीज़ जोड़े भी रखती है जिसे बोला जाता है कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम ये क्या करती है? मस्तिष्क के दोनों अर्धगोलार्धों को आपस में जोड़ता है। फिर यहाँ पे इसके 2 भाग आते हैं, बाहर वाला वल्कुट और अंदर वाला मेडुला। तो बाहर वाला जो वल्कुट है उसके अंदर दूसरा द्रव्य यानी ग्रे कलर का होता है जिसे ग्रे मैटर कहा जाता है। इसके अंदर जो निषेल कण जो कि कोशिका काय और द्रुमाक्षय के अंदर पाए जाते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। फिर बीच में जो आता है पार्ट मेडुला वाला, उसमें पाया जाता है श्वेत द्रव्य यानी व्हाइट मैटर। ये श्वेत क्यों होता है, व्हाइट क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर माइलिन आच्छादित तंत्रिकाक्ष पाए जाते हैं। देन यहाँ पे आता है जो परमस्तिष्क वल्कुट था उसके अंदर क्या होता है? संवेदी, चालक, प्रेरक और सहभागी क्षेत्र पाए जाते हैं 3 प्रकार के। संवेदी सेंसरी में क्या होता है? अंगों से आवेग ग्रहण करता है। चालक यह करता है अंगों से आवेग, अंगों तक आवेग भेजता है, ये अंगों से आवेग ग्रहण करता है। जो चालक क्षेत्र है ये क्या करता है? अंगों से आवेग भेजते हैं, अंगों तक आवेग भेजते हैं। सहभागी क्षेत्र है, इसमें क्या होता है? अंतर संवेदी सहभागिता पाई जाती है यानी इनर सेंसरी एसोसिएशन होता है। ये मेमोरी यानी स्मरण का भी केंद्र है। यहाँ पे संपर्क सूत्र यानी कम्युनिकेशन का केंद्र है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, सहभागी क्षेत्र एसोसिएशन एरिया वाली। फिर यहाँ पे जो मेडुला वाला भाग था इसमें क्या होता है? श्वेत द्रव्य पाया जाता है। क्यों होता है? क्योंकि माइलिन आच्छादित इसमें न्यूरॉन पाए जाते हैं। इसमें एक लिम्बिक तंत्र या फिर लिम्बिक सिस्टम भी पाया जाता है जिसमें क्या होता है? एमिगडेला और हिप्पोकैम्पस के अंदर ये होता है। यहाँ पे जो लिम्बिक सिस्टम है साथ में हाइपोथैलेमस मिलके क्या करते हैं? भावनात्मक मस्तिष्क बनाते हैं यानी इमोशनल ब्रेन का निर्माण करते हैं। हाइपोथैलेमस का काम क्या है? ये भूख, प्यास, ताप नियमन केंद्र है। साथ में ये जो ब्रेन है ये क्या करता है? प्यार, गुस्सा और लैंगिक व्यवहार का ये केंद्र है। थैलेमस भी एक यहाँ पे दिया हुआ थोड़ा बहुत जो कि रिले सेंटर है यानी संवेदी और चालक यहाँ पे आवेग होते हैं। थैलेमस का जो बेस होता है वहाँ पे हाइपोथैलेमस होता है जो कि अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र के बीच में एक संयोजक कड़ी है यानी दोनों को जोड़ने का काम ये करता है। अभी देखते हैं एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में अग्र मस्तिष्क को थोड़ा ज़्यादा डिटेल में दिया गया है। 3 पार्ट देख लेते हैं, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस का ये बना रहता है। सेरेब्रम क्या होता है? प्रमस्तिष्क होता है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। यह गहरी लंबवत विदर जो कि प्रमस्तिष्क को 2 भागों में बांट देती है, दाएं और बाएं प्रमस्तिष्क गोलार्धों के अंदर या फिर अर्ध गोलार्धों के अंदर वो विभक्त करती है। ये जो गोलार्ध है वापस यहाँ पे कार्पस कैलोसोम या एक तंत्रिका तंतुओं के द्वारा एक पट्टी होती है कार्पस कैलोसोम की, उसके द्वारा ये दोनों गोलार्ध जुड़े रहते हैं। प्रमस्तिष्क गोलार्ध की कोशिकाओं की एक परत आवृत करती है जिसे प्रमस्तिष्क वल्कुट कहते हैं। बाहर की जो कोशिकाओं की परत है उसे प्रमस्तिष्क वल्कुट कहा जाता है जो कि निश्चित गर्तों के अंदर बदल जाती है यानी खड्डों के अंदर इस प्रकार से इसमें गर्त पाए जाते हैं। बाद में है कि इसमें प्रमस्तिष्क वल्कुट को इसके दूसर रंग के कारण दूसर द्रव्य कहा जाता है। अब जो वल्कुट भाग है दूसर रंग यानी ग्रे कलर होता है इसलिए इसको ग्रे मैटर या फिर दूसर द्रव्य इसको कहा जाता है। तंत्रिका कोशिका काय सांद्रित होकर इसे रंग प्रदान करती है। जो कि तंत्रिका कोशिका की काय है, सेल बॉडी है, वो उसको इकट्ठी होकर रंग प्रदान करती है। प्रमस्तिष्क वल्कुट के अंदर प्रेरक क्षेत्र, संवेदी भाग और बड़े भाग होते हैं जो स्पष्टता न तो प्रेरक होते हैं न ही संवेदी। पहले एक हो गए प्रेरक, दूसरे हो गए संवेदी, और जो ना प्रेरक है ना संवेदी है वो कहलाते हैं सहभागी क्षेत्र। जटिल क्रियाओं जैसे अंतर संवेदी सहभागिता इंपॉर्टेंट चीज है। स्मरण यानी मेमोरी और संपर्क सूत्र यानी कम्युनिकेशन आदि के लिए ये सहभागी क्षेत्र उत्तरदायी होते हैं। इसके अंदर जो रेसे हैं माइलिन आच्छादन से आवृत होते हैं जो कि प्रमस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग बनाते हैं। इस परत को सफेद अपारदर्शी यानी अंदर वाले भाग की बात करते हैं, उसके अंदर माइलिन आच्छादन पाई जाती है और इस परत के अंदर सफेद अपारदर्शी रूप से द्रव्य पाया जाता है जिसको कहा जाता है व्हाइट मैटर। अभी आप इसका जो ब्रेन का जो है यहाँ पे वो देख लेना डायग्राम कहाँ पे कौन सा पार्ट है अच्छे से। श्वेत द्रव्य हो गया, प्रमस्तिष्क है वो थैलेमस नामक संरचना के चारों ओर लिपटा होता है। बीच में यहाँ पे थैलेमस होता है, उसके चारों ओर प्रमस्तिष्क होता है जो कि संवेदी और प्रेरक संकेतों का मुख्य संपर्क स्थल है। थैलेमस के अंदर ही मुख्य यहाँ पे संपर्क होता है संवेदी और प्रेरक संकेतों का। थैलेमस के आधार के ऊपर एक दूसरा मस्तिष्क बोल सकते हैं
दूसरा मुख्य भाग जिसे बोला जाता है हाइपोथैलेमस, जो कि यहाँ पे अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र के बीच की एक संयोजक कड़ी है। हाइपोथैलेमस के अंदर कई केंद्र पाए जाते हैं, जैसे शरीर के तापमान के, खाने पीने, इनके नियंत्रण केंद्र पाए जाते हैं। तंत्रिका स्रावी यहाँ पे कोशिकाएं भी पाई जाती है, जो कि हाइपोथैलेमिक यहाँ पे हार्मोन का स्रावण करती है। हार्मोन के द्वारा हाइपोथैलेमस उनको रेगुलेट करता है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध का जो आंतरिक भाग, आंतरिक वाले में क्या होता है, अंदरूनी अंगों जैसे एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस आदि के समूह मिलकर एक जटिल संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे लिम्बिक लोब या फिर लिम्बिक सिस्टम कहा जाता है। ये हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर लैंगिक व्यवहार, मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति जैसे उत्तेजना, खुशी, गुस्सा, भय आदि के नियंत्रण के लिए व्यक्त करता है। इंपॉर्टेंट लिम्बिक सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है। मध्य मस्तिष्क को देखें तो बहुत छोटा सा है, दिया हुआ है इसमें कि मध्य मस्तिष्क है वो अग्र मस्तिष्क के थैलेमस, हाइपोथैलेमस तथा पश्च मस्तिष्क के पोन्स के बीच होता है। इन दोनों के बीच में ये पाया जाता है। एक नाल रूपी यानी तरल नलिका के रूप में एक प्रमस्तिष्क तरल नलिका इसमें पाई जाती है, मध्य मस्तिष्क से गुजरती है। क्या करती है ये, इससे सीएसएफ गुजरता है। सीएसएफ जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है वो इस नलिका के द्वारा गुजरता है। फिर है कि मध्य मस्तिष्क का जो ऊपरी भाग है उसमें 4 लोबनुमा उभार पाए जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। जैसे हमने पहले देखा था कि मध्य मस्तिष्क में कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना पाया जाता है। अब लास्ट है हमारा चैप्टर का भी लास्ट है कि मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क क्या होता है, पोन्स, अनुमस्तिष्क और मध्यांश या फिर मेडुला एब्लोगेंटा का बना होता है। पोन्स इसमें सबसे पहले देखें तो ये न्यूमोटैक्सिक केंद्र है, ये यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन दूसरे चैप्टर के अंदर लिखा है। फिर है कि पोन्स रेसिनुमा पथ बनाता है, रेसिनुमा पथ का बना होता है, जो कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़े रखता है। पोन्स है वो रेसिनुमा पथ का बना होता है और ये मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने का काम करता है। अनुमस्तिष्क का देखें तो ये विलगित होते हैं, इसकी सतह विलगित यानी इस प्रकार से होती है, यानी ये यहाँ पे तंत्रिका जो न्यूरॉन्स है उनको अतिरिक्त स्थान प्रदान करती है, न्यूरॉन्स को यहाँ पे ज़्यादा स्थान दे रही है, यहाँ पे एरिया को, ये क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करती है। फिर एक ही यहाँ पे मस्तिष्क का जो मध्यांश है यानी मेडुला ऑब्लिगेटा वो मेरुरज्जु से जुड़ा रहता है। मध्यांश के अंदर जो श्वसन, हृदय परिसंचरित परिवर्तन और पाचक रसों के स्राव के नियंत्रण केंद्र, इस प्रकार के यहाँ पे कुछ नियंत्रण केंद्र पाए जाते हैं। किसके अंदर, मध्यांश या फिर मेडुला ऑब्लिगेटा के अंदर। अब जो मध्य मस्तिष्क है, पोन्स है और मेडुला ऑब्लिगेटा है, ये मस्तिष्क स्तंभ के प्रमुख क्षेत्र होते हैं। ये तीनों मिलकर यहाँ पे बनाते हैं मस्तिष्क स्तंभ। जो मस्तिष्क स्तंभ है वो मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच संयोजन या फिर एक कड़ी स्थापित करता है। तो मस्तिष्क स्तंभ में क्या हो गया, ब्रेन स्टेम के अंदर मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लिगेटा। तो चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके बाय, टेक केयर।